हेलो फ्रेंड्स, आई एम संतोष। वेलकम टू आई सूत्रा। दोस्तों, आई होप यू आर ऑल डूइंग वेरी वेल। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज का जो मोटिवेशनल कोट है इसमें बोला गया है, डू नॉट वेट, इंतज़ार मत करिए। द टाइम विल नेवर बी जस्ट राइट। टाइम कभी भी बिल्कुल सही नहीं होगा कि जैसे आपको कुछ भी अपनी लाइफ में स्टार्ट करना है, लेट से आपको प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है अपनी, आपको कोई बिजनेस स्टार्ट करना है या फिर आपको कुछ भी स्टार्ट एक करना है जो कि आपके लिए फ्रूटफुल हो, ऑप्टिमिस्टिक हो, आपको सक्सेस दिलाए, आपको कोई ऐसा सेट ऑफ गोल हो जो अचीव आप करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप अभी से स्टार्ट करिए। मान लीजिए अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं, वो अभी से स्टार्ट करिए, अभी से सोचिए, अभी से टाइम टेबल बनाइए, अभी से उसका पूरा सिलेबस देखिए और फिर स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि स्टार्ट वेयर यू स्टैंड, वही मैंने बोला, अभी जहाँ से भी आप हैं खड़े हैं वहीं से स्टार्ट कर दीजिए। और आप उन वर्क विथ वट एवर टूल्स यू हैव, जो भी आपके पास किताबें हैं, जो भी आपके पास पेन है, जो भी चीज़ें हैं, उन्हीं सब से स्टार्ट कर दीजिए। और फिर धीरे धीरे आप देखेंगे आपको उसी चीज़ में महारत हासिल होती जाएगी। जैसे जैसे आप जैसे देखेंगे कि आपको समझ आएगा, जब आप बेसिक एनसीईआरटीज़ पढ़ेंगे, बेसिक चीज़ें पढ़ेंगे, उसके बाद आपको लगेगा कि हाँ, अब मैंने बेसिक्स क्लियर कर लिया, अब मुझे कॉम्प्रिहेंसिव बुक्स की तरफ जाना चाहिए। तो वो आपको ऑटोमेटिकली मैटिकली देखेंगे आपकी, यू विल गेट टू थिंक ऑफ बेटर टूल्स एंड यू विल गो अलोंग। मतलब जैसे जैसे आप अच्छे से बढ़ते जाएंगे, अच्छे से पढ़ते जाएंगे, अच्छे से अपनी चीज़ों को अचीव करते जाएंगे, आप वो सारी चीज़ें अचीव करते जाएंगे। तो दोस्तों, ये था मोटिवेशनल कोट। ये सब जो मैं मोटिवेशनल कोट बताता हूँ आपको, ये आप अपनी डे टू डे लाइफ में बिल्कुल इम्प्लीमेंट करके चलेंगे ना, तो आपको बिल्कुल अच्छे से चीज़ों को एक्लेमेटाइज करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी। अगर आप स्टूडेंट हैं, अब अगर आप कोई नॉर्मल भी बिना आप प्रिपरेशन नहीं भी कर रहे हैं, तो भी आपको ये सारी चीज़ें काफ़ी हेल्प करेंगी। तो दोस्तों, ये था आज का मोटिवेशनल कोट। सबसे पहले अगर मैं आपको दिखाऊं, तो आज सबसे पहले मैं डिस्कस करने वाला हूं रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में। GS 2 और 3 का ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एक टॉपिक बन जाता है। इसमें आप सबसे पहले देखेंगे रिसर्च एंड डेवलपमेंट क्या होता है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट बेसिकली आप दोस्तों देखेंगे, जैसे कि हमारे देश में जो साइंटिस्ट होते हैं अलग अलग लेवल पे, वो जो एक्सपेरिमेंट्स करते हैं लैबोरेटरीज में या फिर अपने जो दूसरे जहाँ पे भी उनकी वो काम करते हैं, उसमें वो हर रोज़ डे टू डे जो एक्सपेरिमेंट करते हैं, देखते हैं चीज़ों को, नई नई चीज़ें करने की कोशिश करते हैं, जिससे कि वो जो ह्यूमन लाइफ है उसको कहीं ना कहीं एक आसानी से एक अच्छी एक लेवल पे इम्प्रूव कर सकें। जैसे हेल्थ हो गया, हेल्थ में अगर डे टू डे एक्सपेरिमेंट्स ना होना, तो आपको जो अच्छे अच्छे आजकल वेंटिलेटर्स मिल रहे हैं, अच्छे अच्छे आपको जो मास्क मिल रहे हैं नए नए टाइप के, जिससे कि आप अपने आप को उनको रीवॉश करके फिर से यूज़ कर सकते हैं, अच्छी इन्वर्टर, अच्छी हर हर वो चीज़ जो आपको लाइफ में इजी आपको बना रही है, इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ द रिसर्च एंड डेवलपमेंट बिहाइंड दोज पीपल हु आर कंटिन्यूसली वर्किंग टू अपग्रेड योर लाइफ। तो यही सब चीज़ें हैं कि अभी अगर आप देखें कि करंट स्टेट इंडिया के अंदर रिसर्च एंड डेवलपमेंट का क्या है, तो आप देखेंगे इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है, इसमें बहुत सारी कॉम्प्लेक्स कंडीशंस हैं, जिसमें जो आप देखेंगे सबसे ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चरल, सोशल, लोकेशनल, रीजनल, इकोनॉमिकल और एस्पिरेशनल इश्यूज देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है वो कायदे से काम नहीं कर पाता प्रॉपरली। हमारा जो रिसर्च है वो मतलब अपने ऑप्टिमम लेवल पे नहीं जाता। यही सब चीज़ें हैं कि आप देखेंगे कि हमारे जो देश के साइंटिस्ट हैं वो करते तो हैं, तो उनके पास एक टैलेंट की कोई कमी नहीं है, लेकिन वो अगर आप देखेंगे नोबेल प्राइज़ की तरफ, तो नोबेल प्राइज़ इंडिया से कितने नोबेल लॉरेट्स निकलते हैं फिजिक्स के फील्ड में, केमिस्ट्री के फील्ड में या फिर दूसरी फील्ड्स में। तो यही सब रीज़न है दोस्तों कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जब हमारी सरकार पैसा नहीं खर्च करती, तो हमें यही सब जो नेगेटिव आउटकम्स देखने को मिलते हैं। आप देखेंगे इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से तो इंडिया में लगभग 0.6% ही खर्च किया जाता है जीडीपी का। तो आप सोचिए कितना कम खर्च किया जाता है। अगर आप एक बार कंपैरिजन देखेंगे यूएस से, यूएस 2.8% खर्च करता है जीडीपी का, चाइना 2.1% खर्च करता है जीडीपी का, इसराइल को देखिए आप, छोटा सा देश है, बिल्कुल छोटा सा देश है, लेकिन 4.3% खर्च करता है जीडीपी का। कोरिया देखेंगे आप, नॉर्थ कोरिया ये है, और यहाँ पे नीचे जो साउथ कोरिया है, बहुत ही ह्यूज, जहाँ से सैमसंग कंपनी आपको देखने को मिलती है। कोरिया 4.2% अपनी जीडीपी का खर्च करता है। तो दोस्तों, यही सारे रीज़न हैं जो ये सारे देश हमसे आगे निकल गए हैं। यही सारे रीज़न हैं कि इनके पास जो बड़े बड़े जो मैन्युफैक्चरिंग हब्स हैं, इनके पास बड़ी बड़ी आईफोन जैसी कंपनियां देखिए यूएस में हैं, सैमसंग जैसी कंपनियां कोरिया में हैं, इसराइल
में पानी की बूंद नहीं है, लेकिन वो संतरा हमें इंपोर्ट हम उनसे संतरा इंपोर्ट करते हैं। तो दोस्तों ये सारी जो चीज़ें हैं ये कहीं ना कहीं आपको समझने की ज़रूरत है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट का कितना एक इम्पॉर्टेंट रोल है हमारे देश में। अगर हम अच्छे से रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रमोट करेंगे अपने बच्चों को, अपने जो देश के बच्चे हैं उनको रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने की सारी वो सुख सुविधाएं, पैसा और जो उनको लग्जरी चाहिए वो सब देंगे, तो हम काफ़ी आगे निकल सकते हैं। उसके बाद आप देखेंगे नेशनल असेसमेंट सर्वे के हिसाब से तो बहुत ज़्यादा यहाँ हमारे देश में ह्यूज लर्निंग पॉवर्टी है इंडिया अर्ली स्टेजेस के अंदर में, जिससे कि आप देखेंगे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं स्टूडेंट रिटेंशन के, और अलग अलग लेवल्स पे ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि कैसे हमारे देश में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है 2020 की ये प्रपोज करती है कि ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट हमारे देश में इम्प्रूव होगा। तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है बनाई गई है इस हिसाब से कि इसमें क्रेडिट बेस्ड कोर्सेज बनाए गए हैं। मतलब कितने घंटे जो टीचिंग है, टीचिंग के घंटे फिक्स करे गए हैं। जैसे आपको आप इंजीनियरिंग का कोई कोर्स कर रहे हैं, एजुकेशन का कोई कोर्स कर रहे हैं, पीडेगॉगी जो है जिसमें आप देखेंगे प्राइमरी जो बच्चे होते हैं उनकी पढ़ाई से रिलेटेड जो कोर्स होता है, पीएचडी स्टूडेंट्स, ये सब चीज़ें जो है मैंडेटरी कर दी गई है कि इतना आपको क्रेडिट बेस्ड टीचिंग करनी ही करनी है, या फिर इतना चीज़ें समझनी है तभी आपको आगे प्रमोट किया जाएगा। पीएचडीज देखेंगे जो अलग अलग मल्टी डिसिप्लिनरी और प्रोफेशनल एरियाज़ में आप देखेंगे जैसे कि हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर, लॉ, ये सब इंक्लूड करी गई हैं सारी यूनिवर्सिटीज़ के द्वारा जिससे कि हर उस जो ये तो प्राइमरी सेक्टर्स हैं, बिल्कुल आप देखिए हेल्थ हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, लॉ वगैरह हो गया, ये सब प्राइमरी सेक्टर्स हैं जहाँ पे हर यूनिवर्सिटी में पीएचडी लेवल कोर्सेज होंगे ही होंगे। तो आप देखिए टू अंडरटेक अगर पीएचडी किसी को भी करनी है उसको या तो उसके पास मास्टर डिग्री हो, यानी कि वो एमए हो, एमटेक हो, एमएससी हो, या फिर 4 साल का उसके पास बैचलर डिग्री यानी कि बीटेक हो गया, बीए हो गया, बीएससी हो गया, ये सब का एक 4 साल की डिग्री हो, साथ में उसके पास रिसर्च की भी जो एक्सपीरियंस है वो हो। एमफिल डिग्री जो है इसीलिए इसी वजह से इसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। तो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाएगा दोस्तों कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है हमारे देश में, इसमें एमफिल उसके बाद आप देखेंगे दूसरे और 4-5 कोर्सेज, 2-3 कोर्सेज डाल के आपको कंफ्यूज कर सकें कि ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में हटा दिए गए कोर्सेज। तो आप अगर क्लियर रहेंगे कि एमफिल को हटाया गया तो फिर इट विल हेल्प यू आउट इन एलिमिनेटिंग योर आंसर। उसके बाद आप देखेंगे नेशनल एजुकेशन जो है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ये हमारे देश में बात करती है कि नेशनल रिसर्च फाउंडेशन लाया जाएगा, इसको इस्टेब्लिश किया जाएगा, जिससे कि हमारा जो कल्चर है रिसर्च टू प्रीमिएट आर यूनिवर्सिटीज़, हमारा जो रिसर्च है यूनिवर्सिटी लेवल पे वो कहीं ना कहीं इम्प्रूव किया जा सके, बढ़ावा दिया जा सके रिसर्च करने वाले बच्चों को, और वो अच्छे से ऑप्टिमम लेवल पे परफॉर्म करें, ऐसा बोला जा रहा है। उसके बाद व्हाट इज़ द मैंडेट फॉर, अब अगर आप देखेंगे मैंडेट क्या है नेशनल रिसर्च फाउंडेशन का, तो नेशनल रिसर्च फाउंडेशन जो है ये एक ऑटोनॉमस बॉडी है। ऑटोनॉमस मतलब क्या होता है, इंडिपेंडेंट, बिल्कुल आज़ाद, अपनी स्वायत्ता से काम कर सकेगी, जिसे प्रपोज किया गया है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत। मतलब जब ये एजुकेशन पॉलिसी के इम्प्लीमेंटेशन में ये एक अहम रोल प्ले करेगी। उसके बाद इसमें जो है ये बेसिक जो फंडिंग का जो बेसिक चीज़ें हैं जैसे रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती हैं वो है मेंटरिंग, बिल्डिंग क्वालिटी ऑफ रिसर्च इन इंडिया, ये सारी चीज़ों में फंडिंग करेगी। एनआरएफ जो होगी इसमें आप देखेंगे मेजर जो इनिशिएटिव्स इसमें लिए गए हैं कि सीड एंड ग्रो रिसर्च, मतलब जो हमारे देश में जो बीज होता है जिससे किसान हमारे अपने खेती करते हैं, उन सब सीड्स के लिए प्रॉपर रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात की जा रही है। जो ग्रोथ है, जो सीड की ग्रोथ है उसके रिसर्च के बारे में अच्छे से बात की जा रही है। स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में अच्छे से उसमें रिसर्च करवाई जाएगी, पढ़ाया जाएगा, समझाया जाएगा, अच्छे से बच्चे नए नए इनोवेटिव जो जेनेटिक मॉडिफाइड जो आप सीड्स बोलते हैं जैसे बीटी ब्रिंजल हो गया, बीटी कॉटन हो गया, ये सब जो अलग अलग चीज़ें जो सीड्स होती हैं जिससे कि पेस्ट का कोई फ़र्क ना पड़े, कोई प्रभाव ना पड़े सीड्स पे, जिससे कि आप देखते हो कई बार सीड्स लगाई गई और वो सड़ गई, उसमें कीड़ा लग गया और वो सड़ गया वहीं पे, या फिर पौधा ग्रो हुआ उसमें उसकी पत्ती में कीड़ा लग गया, वो पौधा ख़राब हो गया। तो ये सारी चीज़ों से कैसे बचाया जाए, इन्हीं सब चीज़ों के लिए बेहतर रिसर्च होगी तो हमारी किसान जो है वो अच्छे लेवल पे परफॉर्म करेंगे, उनकी इनकम डबल होगी। उसके बाद यहाँ पे आप देखिए
क्या कुछ जो विच डिसिप्लिन्स विल बी फंडेड, क्या कौन कौन से जो फील्ड्स हैं जहाँ पे एनआरएफ के द्वारा फंडिंग करी जाएगी। एनआरएफ जो है फंड करेगा मेजरली साइंस जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो प्रोजेक्ट्स होंगे, सोशल साइंसेज से जो रिलेटेड प्रोजेक्ट्स होंगे, आर्ट ह्यूमैनिटीज़ से रिलेटेड। तो ये आप देखिए काफ़ी ज़्यादा अब एम्फेसाइज किया जा रहा है सोशल साइंस और आर्ट एंड ह्यूमैनिटीज़। अभी तक आप देखेंगे नॉर्मली जो अभी तक एजुकेशन पॉलिसी थी, इसमें कहीं ना कहीं इन टॉपिक्स को नज़रअंदाज किया जाता था। सोशल साइंस में आपने कितना लोगों को सुना होगा कि लोग जो गरीबी पे काम कर रहे हैं, गरीबी पे कोई रिसर्च कर रहे हैं, उसको सरकार फंड दे रही है। या फिर कोई ज्योग्राफी से रिलेटेड या फिर कोई आर्ट से रिलेटेड किसी काम पे किसी पे रिसर्च कर रहे हैं तो उस पर सरकार पैसा दे रही है। कभी नहीं सुना होगा। तो नई एजुकेशन पॉलिसी में ये सारी चीज़ें दी गई हैं एनआरएफ के थ्रू, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के थ्रू, कि ये सब इन सब कामों के लिए भी पैसा दिया जाएगा। पीएचडी जो होगी मल्टी डिसिप्लिनरी, जैसे पीएचडी प्रोफेशनल एरियाज़ में, जैसे कि आप देखेंगे सच एज इन फील्ड ऑफ हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर, लॉ आर एनकरेज, ये मैंने अभी आपको पहले ही बताया। तो ये सारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में चीज़ें थी। इसके बारे में आप आइडिया रखिएगा ज़रूर, क्योंकि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को अगर आप जब रिसर्च एंड डेवलपमेंट से जोड़ देते हैं तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट काफ़ी ज़्यादा समय से एक अनटच्ड टॉपिक रहा है हमारे एजुकेशन सिस्टम का, तो कहीं ना कहीं इसे एड्रेस करना एक अच्छी चीज़ है। फिर यहाँ पे मैं आज अभी आपको स्टार्टिंग में कोरोना अपडेट देना भूल गया, तो आप देख लीजिए यहाँ पे टोटल अगर आप देखेंगे वर्ल्ड में तो 2,58,89,108 केसेस कोरोना पॉजिटिव निकल के आ चुके हैं। इसमें से रिकवर्ड केसेस अगर आप देखेंगे तो 1,81,71,221 रिकवर हो चुके हैं। ये लोग पूरी तरीके ठीक होकर घर जा चुके हैं। हेल्थ जो डेथ्स हैं वो अगर आप देखेंगे तो 8,60,266 लोग कोरोना वायरस की वजह से अपनी जान गंवा चुके हैं। टॉप कंट्रीज़ अगर आप देखेंगे तो टॉप पे यूएसए बना हुआ है, दूसरे पे है ब्राज़ील, तीसरे पे इंडिया, चौथे पे रशिया, पांचवे पे पेरू। जिस हिसाब से आप देखेंगे इंडिया बढ़ रहा है, आप मुझे नहीं लगता कि कल कोई बड़ी बात होगी कि अगर इंडिया ब्राज़ील को क्रॉस कर जाए। और इंडिया में अगर आप टोटल देखेंगे तो टोटल 37,66,108 केसेस निकल के आ चुके हैं। इसमें से आप देखेंगे 28,99,521 लोग पूरी तरीके रिकवर होकर घर जा चुके हैं और 66,460 लोग कोरोना वायरस की वजह से अपनी जान गंवा चुके हैं। टॉप स्टेट्स देखेंगे जहां पे कोरोना का सबसे ज़्यादा प्रभाव है, वो है सबसे पहले महाराष्ट्र, फिर आंध्र प्रदेश, फिर तमिलनाडु, फिर कर्नाटक और फिर यूपी। तो ये टॉप 5-6 स्टेट्स है जिनके बारे में आप आइडिया रख सकते हैं। चलता हूँ अगली न्यूज़ की तरफ। यहाँ पे आप देखिए इकोनॉमी के बारे में बात की जा रही है। अभी अगर एक जो बिजनेस टुडे के द्वारा एक सर्वे किया गया, सर्वे के हिसाब से बताया गया कि कितनी जो एडवांस वर्ल्ड की जो टॉप एडवांस्ड इकोनॉमीज़ थी वो पैंडमिक की वजह से उनकी क्या उनके ऊपर प्रभाव पड़ा है, तो आप ये देख सकते हैं। सबसे ऊपर आप देखेंगे तो जापान है, जहाँ पे सबसे पहले जिसकी सबसे कम मतलब आप बोल सकते हैं कि नुकसान देखने को मिला। -7.6 के लेवल पे इसकी इकोनॉमी डिक्लाइन गई नेगेटिव में। उसके बाद यूएस जो है -9.5 की दर से गया नीचे। उसके बाद जर्मनी -10.1, कनाडा -12, इटली -12.4, फ्रांस -13.8, यूके -20.4 और इंडिया सबसे बुरे दौर में -23.9। तो आप सोचिए ये इकॉनमी जो है सिर्फ पैंडमिक का ही इसमें प्रभाव नहीं है। इसमें आपको देखने को मिलेगा जो पैंडमिक से पहले भी हमारी इकॉनमी को जो डिक्लाइन देखा जा रहा था उसका भी ये कहीं मिला जुला असर देखने को आपको मिलेगा। यही रीज़न है कि आप देखेंगे वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा जिनकी इकॉनमी पैंडमिक में गिरी है वो है हमारा देश। वहीं आप हमारे पड़ोसी देश चाइना को देखेंगे तो इसने सबको पछाड़ते हुए 3.2% की रेट जो है इसके हिसाब से ग्रोथ करी। तो आप समझ सकते हैं कितना एक ह्यूज लेवल का बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर होगा चाइना के अंदर जो इस पैंडमिक को भी झेल गया। तो ये आप समझिए इकोनॉमी एट रेट GS3 इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पे आप देखिए बात करी जा रही है कि इंडिया की जो GDP जो है वो अप्रैल जून के क्वार्टर में जो इतनी ज़्यादा गिरी है -23.9%, जो कि बहुत ही ज़्यादा आप बोल सकते हैं कि हमारे लिए खतरे की घंटी है, हमारे देश की सरकार की के लिए खतरे की घंटी है। बहुत आप देखेंगे कोविड-19 के टाइम में जो स्ट्रिंजेंट जो कोविड-19 के लॉकडाउन लगाया गया, आपने देखा जब हमारे देश में मार्च में लॉकडाउन लगाया गया बहुत ही स्ट्रिंजेंट बहुत ही स्ट्रिक्ट लॉकडाउन, सिर्फ एसेंशियल सर्विसेज में
आप राशन ले सकते थे, दूध ले सकते थे, पेट्रोल ले सकते थे और दवाई ले सकते थे। इसके अलावा सारे सेक्टर्स को जिस तरीके से बंद किया, उसकी वजह से हमारे देश की जो डिमांड है वो एक तरीके से बिल्कुल हॉलोड हो गई, बिल्कुल खाली हो गई। हमारे देश में डिमांड बिल्कुल ख़त्म हो गई, जिस वजह से हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है पूरी तरीके से कोलैप्स कर गया। हमारा जो सर्विसेज सेक्टर है वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके कोलैप्स कर गया। इस वजह से आप देखेंगे काफ़ी ज़्यादा जो है हमारी इकॉनमी कोलैप्स करती हुई नज़र आ रही है। आप देखेंगे प्राइवेट कंजप्शन स्पेंडिंग जो है वो लगभग 60% ऑफ जीडीपी है और ये कॉन्ट्रैक्ट कर गई है 26.7%। तो आप सोचिए कि लोग जो आम आदमी जो आम चीज़ें जो रोज़मर्रा की चीज़ें खरीदते थे उस तक में डिक्लाइन आया है। तो आप समझ सकते हैं कितनी ज़्यादा हमारे देश की हालत इस समय ख़राब है। एक्सपोर्ट्स की अगर आप बात करें तो इसमें हम लगभग वर्ल्ड में 5th नंबर पे थे, जो कि अब 20% और डिक्लाइन हो चुकी है। तो मतलब अब काफ़ी ज़्यादा नीचे हम चले गए हैं। इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी जो है काफ़ी ज़्यादा बुरी तरीके हिट हुई है और इसमें 47% का डिक्लाइन आया है। और इसी वजह से आप देखेंगे जो हमारी जीडीपी है वो 22 से 32% के बीच में जो है घट गई है। कैपिटल स्पेंडिंग के अगर उसमें देखेंगे तो इस वजह से आने वाले टाइम में जो है अनसर्टिनिटी कंटिन्यूसली बनी रहेगी और कब और कैसे हमारी इकोनॉमी रिकवर करेगी इसका कोई भी जवाब नहीं है हमारे देश की फाइनेंस मिनिस्टर के पास, क्योंकि उन्होंने जो हमारी इकोनॉमी डिक्लाइन हुई उसके लिए बोल दिया है एक बिल्कुल आसान सा वर्ड, इट इज़ एन एक्ट ऑफ गॉड। मतलब जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे देश की फाइनेंस मिनिस्टर के पास थी कि वो हमारी जो पैंडमिक के टाइम पे इकोनॉमी जिन्हें कंट्रोल करके चलना चाहिए था, जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, इसीलिए हम चुन के एक सरकार बनाते हैं जो कि हमारे देश की किसी भी आपदा विपदा पे आने पे वो हमारे चीज़ों को, हमारे जो आने वाले प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करे। उन सब प्रॉब्लम्स को नज़रअंदाज करते हुए उन्होंने सिर्फ बोल दिया कि ये भगवान की वजह से ये सारे इश्यूज जो हुए इसलिए हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। तो आप समझ सकते हैं हमारी सरकार किस लेवल पे सोच रही है, क्या थिंकिंग है अक्रॉस। अगर आप देखेंगे रियल इकॉनमी जो हर एवरी सिंगल इंडस्ट्री आप देखेंगे, सर्विसेज सेक्टर, ये सब जो है ये इंडस्ट्री जो है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जिसे आप टर्शरी और सेकेंडरी सेक्टर बोलते हैं, ये सब नीचे गया है, सब श्रैंक हो गया है। और सिर्फ इसमें जो ग्रो हुआ है तो आप देखिए ये वही सेक्टर है जिसके बारे में कोई भी बात नहीं करता था, और ये है एग्रीकल्चर सेक्टर। ये है हमारे किसान जिन्होंने इतनी बुरे समय में भी हमारे देश को एक पॉजिटिव साइड दिया ग्रो करने का। 3.4 की दर से हमारी जो एग्रीकल्चर सेक्टर ग्रो किया है। जो आप देखेंगे मैक्सिमम जो लोग काम करते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में और मिनिमम जो कंट्रीब्यूशन जीडीपी पे देखने को मिल रहा था वो एग्रीकल्चर था, और आज की डेट में एग्रीकल्चर ही एक ऐसा सेक्टर था जो इस पैंडमिक को झेल पाया। तो आप समझ सकते हैं हमारे देश में जो एग्रीकल्चर का क्या रोल है, कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है एग्रीकल्चर की। लेकिन हमारे देश की सरकारें इतना ज़्यादा जो एग्रीकल्चर पे सिर्फ प्रोपोगेंडा करती हैं, बेसिक किसानों की बात नहीं करती। किसान आत्महत्या कर रहा है, किसान अपनी एक एक पाई पाई के लिए मोहताज है, उसके पास खाने को जो पैसा है वो तक नहीं रहता। तो आप सोचिए कि कैसे आप किसानों को इतना जो अच्छा करके दे रहे हैं उनको अगर आप उनके बारे में नहीं सोचेंगे तो ये आप समझ सकते हैं कि ये अगर ये इसने अगर कहीं कन्नी काट दी तो क्या होगा सरकारों का। कंस्ट्रक्शन के आप देखेंगे कंस्ट्रक्शन में 50% का डिक्लाइन देखने को मिला। सर्विसेज कैटेगरी, ट्रेड, होटल्स, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट, ब्रॉडकास्ट सब कुछ नीचे गया है। हर एक चीज़ में एक जो देखेंगे आपकी डिक्लाइन देखने को मिला। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है इसमें 39% का डिक्लाइन देखने को मिला। हर जगह डिक्लाइन, हर जगह डिक्लाइन एक्सेप्ट एग्रीकल्चर। तो आप समझिए कि एग्रीकल्चर का क्या रोल है। अगर आप देखेंगे शॉर्टेजेस हुई है बहुत ज़्यादा लेबर्स की, और उन लेबर्स की शॉर्टेज होने के बावजूद अब उनके जो सेफ्टी नॉर्म्स हैं उस पर भी बहुत ज़्यादा कटौती कर दी गई है। मतलब जैसे जो लेबर्स के लिए, जैसे मान लीजिए आप कोई साइट पे आप जाएंगे तो वहाँ पे देखेंगे लेबर एक हेलमेट लगाए होता है, पैरों में जूते, सेफ्टी शूज़ पहने होता है, और सारे जो एक प्रॉपर जो सेफ्टी लिमिट्स हैं उसके हिसाब से काम करता है। कोई अब ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है इंडस्ट्रीज़ को, क्योंकि लेबर रिफॉर्म्स डाइल्यूट कर दिए गए हैं और सिर्फ उनसे काम करवाना है, काम करवाना है और काम करवाना है, उनका ध्यान नहीं रखना है। तो ये सारी बात जो है वो कहीं ना कहीं हमारे देश के लेबर सेक्टर के लिए, हमारी जो इनफॉर्मल इकॉनमी है उसको बहुत ही एक बड़ा ब्लो जॉब देने वाली है। उसके बाद आप देखेंगे इट वॉज लेफ्ट टू गवर्नमेंट टू कीप द बॉटम फ्रॉम failing out of the demand as center's pandemic mitigation expenditure helped expand its consumption spending.
लेफ्ट ये जो है गवर्नमेंट, आप देखेंगे गवर्नमेंट के पास अब कोई भी चारा नहीं है कि वो जो डिमांड की जो वजह से, डिमांड ना होने की वजह से जो आप देखेंगे एक हॉलो एक एक गैप क्रिएट हुआ है, उसको कहीं ना कहीं फुलफिल करने में सरकार विफल साबित हुई है। अगर आप देखेंगे फिजिकल डेफिसिट जो है, फिजिकल डेफिसिट ये करेंटली काफ़ी ज़्यादा घटता जा रहा है, ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है कंटिन्यूसली। फिजिकल डेफिसिट क्या होता है? फिजिकल डेफिसिट बेसिकली आप देखिए कि आमदनी 98, खर्चा रुपये। सरकार के पास रेवेन्यू जो जनरेट जीएसटी होके आ रहा है वो आ रहा है 50,000 करोड़ रुपए, और सरकार खर्च कितना कर रही है? 1,60,000 करोड़ रुपए। तो यही बेसिक जो मतलब आमदनी कम हो रही है, खर्चा आप ज़्यादा कर रहे हैं, दैट इज़ बेसिकली व्हाट यू कॉल फिजिकल डेफिसिट। और ये जो है कंटिन्यूसली बढ़ता तो पहले से ही आ रहा था, लेकिन 4 महीनों से और ज़्यादा तेज़ी से बढ़ा है। रेवेन्यू रिसिप्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्टेड हुई हैं, इम्पैक्ट उनका पड़ा है इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। गवर्नमेंट जो है नहीं मेंटेन कर पा रही है एक्सपेंडिचर, जो एक्सपेंडिचर का जो ट्रेंड है वो पिछले जो लास्ट 3 क्वार्टर्स में जो है ये नहीं कंट्रोल कर पा रही है। उसके बाद आप देखेंगे राइजिंग जो ट्रेजेक्ट्री है कोविड-19 इन्फेक्शंस की, कोविड-19 के जो इन्फेक्शंस हैं हमारे देश में, आप सोचिए जिस समय लॉकडाउन लगा था उस समय हमारे देश में आते थे 15 मरीज, 20 मरीज, 50 मरीज। आज की डेट में अगर आप देखेंगे तो हमारे देश में आ रहे हैं 77,000, 80,000 के बीच में मरीज। तो आप सोचिए आज की डेट में हमारे जो देश में इतने मरीज आ रहे हैं वो उसका कारण क्या है? इसका मतलब ये है कि जब लॉकडाउन हमारे देश में लगाया गया, चीज़ों को सही से मैनिपुलेट नहीं किया गया, सही से मैनेज करके नहीं चला गया, जिसकी वजह से आज की डेट में हमारे जो केसेस हैं वो कंटिन्यूसली बढ़ रहे हैं। वहीं अगर आप वेस्टर्न कंट्रीज़ के बारे में देखेंगे तो वहाँ पे लॉकडाउन लगाया गया, पहली चीज़ तो इतना कठोर लॉकडाउन नहीं लगाया गया, लोगों पे लाठी नहीं बरसाई गई, लोगों की जो रेहड़ी थी उसको गिराया नहीं गया। और हमारे देश में जो लॉकडाउन है उसके कंपैरिजन में बहुत ही वहाँ पे एक नॉर्मलसी मेंटेन करी गई, और उसके बावजूद आप देखेंगे वहाँ की इकोनॉमी एक तरीके से रिकवर कर रही है, वहाँ के केसेस रिकवर कर रहे हैं, वहाँ के लोग ठीक हो रहे हैं, वहाँ का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इम्प्रूव कर रहा है, वहाँ के डॉक्टर्स लोगों को साथ कोऑपरेट करके अच्छे से काम कर रहे हैं। वहीं इंडिया में अगर आप देखेंगे तो हमारा कुछ भी प्रॉपर नहीं चल रहा है, ना डॉक्टर अच्छे चल रहे हैं, ना डॉक्टर अच्छे से ट्रीटमेंट कर रहे हैं। आए दिन केसेस निकल के आ रहे हैं कि कोविड-19 हुआ, किडनी निकाल के मार दिया। आए दिन ऐसे केसेस देखने को मिल रहे हैं कि कोविड-19 हुआ, 1 हफ्ते में मर गया। आए दिन ऐसे केसेस जो निकल के आ रहे हैं, बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज़ तक इससे नहीं बच पा रही हैं। तो आप समझ सकते हैं कि हमारे देश में कितना ज़्यादा एक किस लेवल पे लोगों की जो एक होनी चाहिए कि हाँ भाई ठीक करके चलना है, सब कुछ अच्छे से लेके चलना है, लेकिन वो चीज़ें नहीं दिख रही हैं, जिस वजह से आज की देश में हम, आज की डेट में हम वर्ल्ड में काफ़ी ज़्यादा पिछड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। जैसा कि अभी मैंने आपको ग्राफ में भी दिखाया था। अभी आप देखेंगे कि हमारा ये सब अभी जो ये सारी जो बातें अभी करी है कि ये सब इकोनॉमी जो डिक्लाइन आ रहा है, मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज अलग अलग सेक्टर्स में, ये सब आप देखेंगे ये एक तरीके के फॉर्मल सेक्टर्स है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, उसमें लोग काम करते हैं, उनको फंड वगैरह भी काफ़ी चीज़ें दी जाती। लेकिन जो इनफॉर्मल सेक्टर है, जो रेहड़ी वाले हैं, जो सब्जी बेचते हैं, जो जूता से गांठते हैं, जो लोग बेसिकली रोड पे अपना दुकानें लगाए हुए हैं, इन सब का क्या? इन सब के बारे में तो कोई बात ही नहीं कर रहा। जबकि हमारे देश में अगर आप देखेंगे तो इनफॉर्मल सेक्टर जो है वो बड़ा है फॉर्मल सेक्टर से। हमारे देश में जो फॉर्मल सेक्टर है वो तो मतलब आप सोच सकते हैं ये सब वही हैं जो डायरेक्ट टैक्सेस देते हैं, और ये वो हैं मेजर चंक जिनका डायरेक्ट टैक्स में तो कंट्रीब्यूशन नहीं, लेकिन ये मेजरली कंट्रीब्यूट करते हैं अपने इनडायरेक्ट टैक्सेस से। तो आप समझिए कि कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन लोगों के बारे में सोचना। एग्रीकल्चर ने भी एक एक तरीके की हेडविंड्स फॉलो करी मार्केट एक्सेस में, इन फॉर्म ऑफ मार्केट एक्सेस। बहुत सारे जो की क्रॉप्स हैं जो कि ग्रोइंग रीजन, जैसे कि आप देखेंगे वेस्टर्न और सेंट्रल इंडिया के अंदर इन पे इम्पैक्ट पड़ा है रिसेंट फार्म मार्केट ऑर्डिनेंसेस की वजह से। लेकिन जिस लेवल पे आप देखेंगे एग्रीकल्चर सेक्टर को सोचा जा रहा था कि ये कोलैप्स करेगा, वो नहीं कोलैप्स किया, और जो है ये एक ठीक परफॉर्म कर गया 3.2% की दर से। आइडिया रखिएगा। थोड़ा सा अगर हिस्ट्री में आप जाइए तो आप देखेंगे जब हमारा देश जो स्टार्टिंग मतलब इस एरा में था, मतलब आप ये देखिए स्टार्टिंग 1000 के आसपास, इसमें हमारी इकॉनमी का आप देखिए यहाँ कितना भयंकर बोलबाला है हमारा इंडिया। ये पूरा जो रीजन है ये इसमें कितना, ये आप बोल सकते हैं 1820 के आसपास तक स्टार्टिंग से लेके
1820 के आसपास तक हमारी जो इकोनॉमी थी, हमारी जो जीडीपी थी, वो कितनी हाई थी। लगभग आप देखिए 60% तक, 20 से 60% के बीच में हम वर्ल्ड के अंदर कंट्रीब्यूट करते थे। तो कितना, और ये फिर अब देखेंगे आप 1820 से और आज की डेट में देखेंगे तो इंडिया का जो, ये देखिए, ये घटते 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 कितनी कम हो गई। वहीं आप अमेरिका देखिए, जिस समय हम अपने पीक पे थे, अमेरिका ने स्टार्ट किया और आज की डेट में अपने आप को स्टेबल रख पाया, और अमेरिका आज भी वर्ल्ड की इकॉनमी में मेजर कंट्रीब्यूटर है, मेजर एक कंट्री है। तो आप सोचिए, वही हाल चाइना का भी देखिए, चाइना हमसे लगभग बराबर ही था, और आज की डेट में फेयर वेल, मतलब फेयरली इट इज़ गुड इन कंपैरिजन टू अस। अगर हमारा ग्राफ देखेंगे काफ़ी छोटा है, ये इनका देखिए कितना अभी भी आज मेजर कंट्रीब्यूटर हैं ये वर्ल्ड की जीडीपी में। इनका जो शेयर है जीडीपी में काफ़ी ज़्यादा है। वहीं आप देखेंगे अगर हिस्ट्री में, तो हिस्ट्री में हमारे जो हमारा जो प्रोडक्शन हुआ करता था वो काफ़ी एक हाई लेवल का होता था। हमारा देश एक ट्रॉपिकल कंट्री होने की वजह से बहुत अच्छे से गेहूं यहाँ पर पैदा होता है, चावल पैदा होता है, दूसरे पल्सेस और सारे जो मिनरल्स होते हैं, ओर्स होते हैं, ये सब चीज़ें अवेलेबल है, जिस वजह से हमारी जो इकोनॉमी है पहले अच्छे से हिस्टोरिकली, ये इकोनॉमिक सर्वे जब आया था उस समय का ये बेसिकली एक ग्राफ है जो कि इकोनॉमिक सर्वे में दिया गया था। तो आप समझ सकते हैं, इस बारे में थोड़ा सा आइडिया ज़रूर रखिएगा। फिर अब यहाँ पे थोड़ी सी मैं अगर आपको बताऊँ, एक आपको एक थोड़ा सा ब्रीफ व्यू दे दूंगा पॉलिटिक्स ऑफ हेट स्पीच के बारे में। अभी आप देखेंगे फेसबुक किस लेवल पे काम कर रहा है। अमेरिका में अलग लेवल पे काम कर रहा है, इंडिया में अलग लेवल पे काम कर रहा है, यूके में अलग लेवल पे काम कर रहा है, फ्रांस में अलग लेवल पे काम कर रहा है। हर जगह फेसबुक जो है अपने अपने लेवल पे, जहाँ के जिस हिसाब के, जो हर देश में अलग अलग लेवल पे काम कर रहा है। तो आप देखिए, यहाँ पे इसने मुंह बंद कर रखा है, यहाँ पे इसने आँख बंद कर रखी है। तो हर जगह से जिस सिर्फ और सिर्फ अपने प्रॉफिट के हिसाब से चल रहे हैं। कि आप इंडिया जैसे देश में देखेंगे तो इंडिया में हेट स्पीच इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि कोई भी कुछ भी फेसबुक पे जाके बोल दे रहा है, कोई भी गाली बक रहा है, कोई भी किसी भी पर्टिकुलर माइनॉरिटी को गाली बक रहा है, कोई भी किसी की जाति को गाली बक रहा है, कोई भी किसी को भी कुछ भी बोलने दे रहा है, लेकिन उस पर कोई भी फेसबुक की तरफ से रिस्ट्रिक्शन नहीं है। वहीं अगर आप देखेंगे अमेरिका का इलेक्शन, इट इज़ ऑन द वे, और अमेरिका में अभी एक स्पीच दी गई डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा, उसमें उन्हें नाजी के तौर पर कंपेयर किया गया, और अल्टीमेटली वो जो इमेज थी वो डोनाल्ड ट्रंप की जो कंपेयर करी गई थी हिटलर से, उससे उसे हटा दिया गया, उस पिक को हटा दिया गया फेसबुक के द्वारा, सिर्फ इसलिए कि कहीं वहाँ पे मतलब दंगा ना फैल जाए, किसी तरीके का वहाँ पे एक विद्रोह ना पैदा हो जाए, किसी तरीके का कोई नुकसान जान माल का लोगों के अंदर ना हो जाए और लोग आपस में लड़ भिड़े। तो ये सारी चीज़ें जो है, जो इतना लिबरल कंट्री है यूएस, जहाँ की फेसबुक खुद की, जहाँ पे फेसबुक डेवलप हुई, जहाँ पे ओरिजिनेट हुई, वहाँ पे तो फेसबुक का ये रूप नज़र आता है। वहीं इंडिया में आप देखेंगे कि इतने बड़े बड़े दिल्ली में दंगे हो गए, इतनी सारी हेट स्पीच दी गई फेसबुक पे, फेसबुक लाइव किया गया, लोगों ने एक मतलब आप सोच सकते हैं गालियों की एक पूरी लाइन लगा दी, गाली बकते रहे लोगों को, एक दूसरे के धर्म को गाली बकते रहे, और अल्टीमेटली हुआ क्या, दिल्ली जल उठी। दिल्ली जब जली तो फिर उसमें हर इंसान, फिर वो हिंदू हो, मुसलमान हो, बुद्ध हो, सिख हो, हर इंसान उसके परव्यू में आया और उसने अपनी जान गंवाई और अपना घर तक उनका जल गया। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, अगर यूएस में फेसबुक वहाँ पे ये कर सकता है तो इंडिया में क्यों नहीं कर सकता। यही सारी चीज़ें, एक सर्वे भी, एक इंटरव्यू भी हुआ था फेसबुक का, तो फेसबुक ने बोला कि वर्ल्ड में अगर आप देखेंगे तो फेसबुक जो है लगभग 40 लैंग्वेजेस जो है वो पहचानता है, और इसी हिसाब से उनका जो एल्गोरिदम है उस पर काम करता है और हेट स्पीच को हटाता है। वहीं अगर इंडिया में आप देखेंगे तो सिर्फ 22 तो ऑफिशियल लैंग्वेज हैं, जिसमें से सिर्फ हिंदी और इंग्लिश को ही लिया जाता है, कैटेगराइज किया जाता है, जिसमें आप देखेंगे 4 लैंग्वेजेस, सॉरी 2 और लैंग्वेजेस हैं, मैं मिस कर रहा हूँ। तो 4 लैंग्वेजेस को सिर्फ कंसिडर किया जाता है। जो लोग इन 4 लैंग्वेजेस में हेट स्पीच देते हैं उनको तो हटाती है फेसबुक, लेकिन बाकी को कोई भी हटाती नहीं है। वहीं अगर आप फेसबुक का कंपैरिजन यूट्यूब से करिए तो यूट्यूब काफ़ी उसके अच्छे स्ट्रिंजेंट नॉर्म्स हैं हेट स्पीच के लिए, तो यूट्यूब जल्दी ही उसको हटा देता है, वीडियो शट डाउन कर देता है, उस पर ऐड नहीं देता, जिस वजह से आप देखेंगे यूट्यूब पे ये सब चीज़ें कम देखने को मिलती इन कंपैरिजन टू फेसबुक। तो ये मोटी मोटी जो एक आइडिया आप ज़रूर रखिएगा।
उसके बाद यहाँ पे डेटा की बात की जा रही है। डेटा इज़ अ न्यू एल गोपाल कृष्णा कमेटी में ये बोला गया है कि नॉन पर्सनल डेटा और पर्सनल डेटा के बीच में एक लाइन ऑफ डिस्टिंक्शन होना चाहिए, जिससे कि नॉन पर्सनल डेटा को यूज़ किया जा सके एज मतलब अपने फ़ायदे के लिए कंपनीज यूज़ कर सकें, जिससे कि वो प्रॉफिट कर सकें। बेसिकली ये चीज़ें हैं। आपको सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें यही है कि गोपाल कृष्णा कमेटी किससे रिलेटेड है, तो ये नॉन पर्सनल डेटा से रिलेटेड है कि कैसे नॉन पर्सनल डेटा को सेग्रीगेट किया जाए पर्सनल डेटा से। इस बारे में आप आइडिया रखिएगा। तो दोस्तों ये था आज का टोटल लेक्चर। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आता है तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए। नहीं पसंद आया तो आपको डिसलाइक करने का पूरा हक है। और यही था आज का टोटल लेक्चर। थैंक यू गाइस, जय हिंद।